हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ASP.NET MVC में और इंटरव्यूज में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियोज़ में हमने कुछ पहले बताए हैं इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस। अब कुछ और भी इंटरव्यूज क्वेश्चन है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज एरिया इन MVC। MVC के अंदर एरिया क्या होता है। एरिया आर जस्ट ए वे टू डिवाइड और आइसोलेट द मॉड्यूल्स ऑफ लार्ज एप्लीकेशन। एरिया क्या करता है कि जैसे हमारी कोई लार्ज एप्लीकेशंस है, ठीक है, हम उसको जैसे हमारा एडमिन होता है, सब एडमिन होता है, सुपर एडमिन होता है, तो हम कोड को सेपरेशन के लिए हम एरिया यूज लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर जो होता है उसका स्ट्रक्चर हमें उस एरिया के अंदर मिल जाता है और हमें कोड ऑफ सेपरेशन के लिए इजीली एरिया मैनेज कर लेता है। ठीक है, इसलिए हम एरिया को यूज लेते हैं। When you add an area to a project, a route for the area is defined in area registration file। area registration file के अंदर ये लिखना पड़ता है जब आप प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हो, तो एरिया रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्टर ऑल एरियाज। ठीक है, अब एक आपको एरिया कैसे ऐड करते हैं अपन प्रोजेक्ट में वो बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक विजुअल स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट है हमारा जो कि पहले चलता आ रहा है, उसी में हम एक एरिया को ऐड करके आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, अब राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, ऐड। ऐड के अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको करना है न्यू स्कैफोल्ड आइटम। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, एरिया, यहाँ पे जब जैसे ये ऐसा रहेगा, ठीक है, अब इसमें कॉमन के अंदर एमवीसी के अंदर एरिया। ठीक है, एरिया करोगे MVC5 एरिया ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अब एरिया का क्या नाम डालना है आपको, आपने डाल दिया एडमिन। ठीक है, तो ये आप एडमिन डालोगे तो ये आपका एरिया इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऐड हो गया एडमिन नाम से, जिसके अंदर कंट्रोलर डाटा और व्यू ये नाम से आपको मिल गया है। ठीक है, अब एक और आपको एरिया ऐड करना हो मान लो। ठीक है, अब इसके अंदर वो ही न्यू इसके फोल्ड आइटम्स, यहाँ पे एरिया, अब इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे मैं सब एडमिन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सब एडमिन इसमें डाल दिया। तो ये क्या हुआ कि एरिया के अंदर एडमिन, सब एडमिन, सुपर एडमिन, जितने भी आप अगर प्रोजेक्ट के अंदर सेपरेशन चाहते हो रोल के अकॉर्डिंग, तो आप एरिया के अंदर बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एरिया इसमें काम आता है। तो एरिया के लिए अगर कोई पूछे तो किस लिए आता है, कोड को जो लार्ज एप्लीकेशन होते हैं उसके मॉड्यूल को सेपरेशन मतलब डिवाइडेशन के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज इसके फोल्डिंग इन MVC। MVC के अंदर इसके फोल्डिंग क्या होती है। ASP.NET MVC इसके फोल्डिंग इज ए कोड जनरेशन फ्रेमवर्क फॉर ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई आप कंट्रोलर ऐड करते हो। ठीक है, एक तो होता है एम्प्टी कंट्रोलर, एक रीड राइट वाला, जिसमें कि आपको इनबिल्ट आपको लिस्ट वगैरह, ऐड एडिट डिलीट के जो भी एक्शंस वगैरह हैं वो सब पूरे प्रिपेयर करके देगा आपको। ठीक है, तो वो जब एप्लीकेशन जब बनाओगे आप, तो उसके अंदर जब कंट्रोलर ऐड करते हो तब आपसे पूछता है, जैसे मैं एक बताता हूँ आपको कंट्रोलर ऐड करके। जैसे मान लो ये कंट्रोलर है हमारा, ठीक है, इसमें ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये रीड राइट एक्शंस एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ में ये सारी चीज़ें, ये वाली इसके फोल्डिंग के अंदर जब इसके फोल्डिंग जो होता है ये जनरेट करके देता है हमको ये फ्रेमवर्क के थ्रू कोड को, कि इनबिल्ट कोड आता है इसके अंदर एडिट का, ऐड का, डिलीट का। ठीक है, जैसे मैं एक ऐड करके बताता हूँ आपको। तो ये इसने क्या किया, ये इंडेक्स का लिस्ट के लिए दे दिया हमको, डिटेल के लिए दे दिया, क्रिएट और क्रिएट का पोस्ट हो गया, एडिट एडिट का पोस्ट हो गया, डिलीट डिलीट का पोस्ट हो गया। तो ये सारे जो इनबिल्ट जो कोड को जनरेट करके देता है वही इसके फोल्डिंग होती है। ठीक है, यूजिंग इसके फोल्डिंग कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम टू
डेवलप स्टैंडर्ड डाटा ऑपरेशन इन योर प्रोजेक्ट। ये क्या करेगा कि इसके फोल्डिंग के थ्रू आपको टाइम आपका इजीली मतलब आपका जो टाइम है वो रिड्यूस कर देगा। जैसे ये अब आपने एक कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर सारे एक्शन वगैरह बना के दे दिए, या बाकी अदरवाइज आपको लिखने पड़ता है। अगर एम्प्टी कंट्रोलर लेते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें लिखने पड़ती हैं। तो ये टाइम जो आपका उसको उसने रिड्यूस कर दिया, ठीक है, इसके फोल्डिंग के थ्रू। तो क्या है, ये हमको जनरेट करके देता है कोड को अपने आप ऑटोमेटिक, तो वो इसके फोल्डिंग होती है। When multiple filters are used in MVC, how is the ordering of execution of the filter done? जैसे आपके अंदर आपके MVC की एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल फिल्टर्स हैं, ठीक है, तो उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो आपको बताना है। तो पहले क्या होता है कि ऑथराइजेशन जो होता है, ऑथराइजेशन फिल्टर वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में एक्शन फिल्टर एग्जीक्यूट होते हैं, देन द रेस्पॉन्स फिल्टर आर एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स फिल्टर एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद में फाइनली एक्सेप्शन फिल्टर होता है। एक्सेप्शन फिल्टर, मान लो कोई अगर आपके कोड में एक्सेप्शन आ जाती है तो वो एक्सेप्शन फिल्टर कॉल होता है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया फिल्टर्स का। व्हाट इज व्यू स्टार्ट? दोस्तों रेजर व्यू इंजन इंट्रोड्यूस इन न्यू लेआउट नेम्ड व्यू स्टार्ट। जब जो रेजर व्यू इंजन जो है इंट्रोड्यूस किया था, जो न्यू लेआउट है उसका नाम दे दिया अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट। वो जो कि कहाँ होता है, जैसे हमारी एप्लीकेशन है इसके अंदर यहाँ आएंगे आप, तो यहाँ पे हमें आपको एक व्यू स्टार्ट मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपका जो डिफ़ॉल्ट जो लेआउट जो आपको स्टार्टिंग के ऊपर डाला हुआ है, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि ठीक है। तो जो भी आप लेआउट डिफ़ॉल्ट कॉल करवाना चाहते हैं वो इसके ऊपर लिख दीजिए। तो व्यू स्टार्ट मतलब जब आपका स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन तो ये वाला लेआउट यूज लेगा वो, ठीक है। रेजर व्यू इंजन फर्स्टली एग्जीक्यूट द व्यू स्टार्ट एंड देन स्टार्ट रेंडरिंग द अदर व्यू एंड मर्ज देम। जब रेजर व्यू क्या करता है, ये पहले रेजर व्यू है, ये पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, व्यू स्टार्ट, ठीक है। ये व्यू स्टार्ट को एग्जीक्यूट करता है, एंड देन स्टार्ट रेंडरिंग द अदर पेज, ये उसके बाद में अदर पेज को रेंडर करता है। जैसे आपने एप्लीकेशन चलाया, एप्लीकेशन चलाते ही व्यू स्टार्ट के अंदर ये व्यू स्टार्ट के अंदर जो लेआउट लिखा वो एग्जीक्यूट होगा। पहले व्यू स्टार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जो लेआउट लिखा होगा उसके अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में उसकी रेंडर बॉडी एग्जीक्यूट होगी उस लेआउट के अंदर जो लिखी हुई है वो। अब आता है रिमोट वैलिडेशन के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ रिमोट वैलिडेशन इन एमवीसी। एमवीसी के अंदर जो रिमोट वैलिडेशन उसका यूज क्या है, ठीक है। रिमोट वैलिडेशन इज द प्रोसेस वेयर वी वैलिडेट स्पेसिफिक डाटा पोस्टिंग डाटा टू ए सर्वर विदाउट पोस्टिंग द एंटायर फॉर्म डाटा टू द सर्वर। ये क्या करेगा कि जैसे आपको मान लो एक फॉर्म है, उसके अंदर आपने ईमेल के ऊपर रिमोट वैलिडेशन लगा रखा है, तो वो रिमोट वैलिडेशन क्या चेक कराएगा। जैसे मान लो आपने कोई कंडीशन लगा रखी है कि भाई कोई ईमेल आईडी हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट है डाटाबेस में, उसके ईमेल आईडी के सेम यूजर वापस से उस रजिस्टर नहीं कर सके उस मेल आईडी को यूज लेते हुए, तो उसके लिए हम रिमोट वैलिडेशन यूज लेते हैं। तो रिमोट वैलिडेशन क्या करेगा कि हमारा फॉर्म को विदाउट पोस्टिंग हमारी एक सिंगल रिक्वेस्ट करेगा एक कंट्रोलर एक्शन के ऊपर, वो हमें रेस्पॉन्स में मिलेगा कि भाई इस नाम से, या फिर नेम हो, ईमेल आईडी कुछ भी हो, तो वो हमें रिटर्न में देगा कि भाई ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे चेक आगे प्रोसेस करवाना है। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको रजिस्टर नहीं करवाना, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको रजिस्टर करवाना है। तो रिमोट वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है कि वो चेक करता है विदाउट डाटा विदाउट पोस्टिंग द एंटायर फॉर्म, ओनली पोस्ट द रिक्वायर्ड थिंग्स। जैसे कि आपने ईमेल के ऊपर लगाया, मान लो यहाँ पर हमने ईमेल के ऊपर लगाया है, तो ईमेल आईडी पास करेगा, जैसे आप इनपुट करोगे तो ईमेल आईडी पास करेगा सर्वर पे और चेक करेगा आपके डाटाबेस में कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको रजिस्टर नहीं करवाना, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप रजिस्टर करवाते हैं। तो रिमोट वैलिडेशन का काम ये होता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारे पास कि मेंशन द पॉसिबल फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर रेजर व्यू। रेजर व्यू के लिए हम कौन कौन सी फाइल्स एक्सटेंशन है जो पॉसिबल होते हैं। .cshtml जो कि हम C# के एप्लीकेशन बनाते हैं उसके लिए यूज लेते हैं। .vbhtml
जो कि हम जो वीबी की जो वीबी में जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है सी एस एस टी एम एल पे, जैसे सी शार्प में होता है, वी बी एस टी एम एल वीबी में होता है। ठीक है दोस्तों, नेम द असेंबली इन विच द MVC फ्रेमवर्क इज टाइपिकली डिफाइंड। MVC फ्रेमवर्क कौन से असेंबली के अंदर डिफाइंड होता है? तो उसके लिए होता है सिस्टम डॉट वेब डॉट एम वी सी। सिस्टम डॉट वेब डॉट एम वी सी, इस नेम स्पेस के अंदर MVC फ्रेमवर्क डिफाइंड होता है। ठीक है। फिर है हाउ विल यू मेंटेन द सेशन इन MVC। MVC के अंदर सेशन को आप कैसे मेंटेन करोगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं? व्यू डाटा है, टेम डाटा है, व्यू बैग है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि व्यू डाटा, टेम डाटा और व्यू बैग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर आता है व्हाट आर द डिफरेंट रिटर्न टाइप यूज्ड बाय द कंट्रोलर एक्शन मेथड इन MVC। MVC कंट्रोलर के थ्रू हम क्या क्या रिटर्न टाइप कर सकते हैं? जैसे हमारा ये कंट्रोलर है, ठीक है, एक कंट्रोलर है हमारा, यूजर कंट्रोलर। ठीक है, अब इसमें जैसे ये व्यू रिटर्न किया है, किसी में पार्सल व्यू रिटर्न करना हो तो वो क्या क्या कौन कौन से रिटर्न टाइप हम अपने कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, वो पूछते हैं आपसे कि भाई क्या क्या रिटर्न करवा सकते हैं हम। ये क्वेश्चन है कि भाई क्या क्या रिटर्न करवा सकते हैं कंट्रोलर एक्शन मेथड से। तो पहला आता है व्यू रिजल्ट, जो कि व्यू रिटर्न करवाते हैं हम अपने एक्शन मेथड से। ठीक है, फिर आता है पार्सल व्यू रिजल्ट, जो कि पार्सल व्यू रिटर्न करेगा हमको। ठीक है, फिर आता है रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट रिजल्ट, जो कि रीडायरेक्ट करेगा, यूआरएल होगा उसके ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, फिर आता है कि रीडायरेक्ट टू राउट रिजल्ट, मतलब कि रीडायरेक्ट टू एक्शन या रीडायरेक्ट टू राउट, जो कि हमें रीडायरेक्ट करेगा अनोदर एक्शन मेथड के ऊपर, जो कंट्रोलर के ऊपर, दूसरे कंट्रोलर के ऊपर लेके जाना हो आपको, तो आप रीडायरेक्ट टू रिजल्ट यूज करोगे। फिर आता है कंटेंट टाइप, अगर आपको कोई कंटेंट रिटर्न करना हो, जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, कोई जैसे HTML हो गया, तो उस टाइप के लिए आपको ये प्लेन टेक्स्ट हो गया, तो उसके लिए आप कंटेंट रिजल्ट रिटर्न में करवा सकते हैं। जेसन रिजल्ट, जेसन रिजल्ट जो कि जेसन मैसेज अपने को रिटर्न करता है। फाइल रिजल्ट, तो फाइल हमें रिटर्न करेगा, जो कि आउटपुट में जैसे कोई फाइल आपको डाउनलोड करवानी हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको फाइल रिजल्ट यूज लेना है। MPT रिजल्ट की कुछ रिटर्न नहीं करवाना आपको, वही रिटर्न करवाना है, तो आप MPT रिजल्ट यूज ले सकते हो। ठीक है, वाट आर एक्शन फिल्टर्स इन MVC। MVC के अंदर एक्शन फिल्टर्स क्या होते हैं? एक्शन फिल्टर्स आर additional attribute that can be applied to either a controller section or the entire controller to modify the way in which action is executed। इसमें क्या होता है कि भाई ये आपको कोई एक्शन फिल्टर्स है, मान लो कोई बिफोर कोई आपको एक्शन कॉल करवानी है या फिर आफ्टर कोई एक्शन कॉल करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक्शन फिल्टर्स यूज लेते हैं, या तो आप अपने कंट्रोलर एक्शन के ऊपर लगा लीजिए या फिर कोई स्पेसिफिक उसके ऊपर एक्शन के ऊपर लगा लीजिए। जैसे आपके पास ये है एक, ठीक है, अब आप या तो ये इसको यूज ले सकते हो, जैसे कि एक्शन फिल्टर से मान लो ये ऑथराइज है, मैंने पूरे कंट्रोलर के ऊपर ऑथराइज लगा दिया, तो जो ऑथराइज यूजर होगा वो ही इसके एक्शंस को यूज ले सकता है, कंट्रोलर एक्शन, यूजर कंट्रोलर के एक्शंस को। ठीक है, या फिर मैं ऐसा करूं कि यहाँ से मैं इसको हटा के और ओनली इंडेक्स के ऊपर लगाऊं, कि ये जो इंडेक्स है ये ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से एक्शन फिल्टर हो गया, या तो आप एंटायर कंट्रोलर के ऊपर लगा सकते हो या फिर कोई स्पेसिफिक एक्शन रिजल्ट के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? आउटपुट कैसे, द एक्शन फिल्टर्स केसेस द आउटपुट ऑफ ए कंट्रोलर एक्शन फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। आउटपुट के कैसे क्या होगा, कोई किसी एक्शन के ऊपर अगर अपन लगाते हैं, मान लो अपन यहाँ लगाते हैं आउटपुट कैसे, ठीक है, अब आउटपुट कैसे, तो उसके अंदर क्या होगा कि भाई कितनी देर के लिए लगाना है वो आप यहाँ इनपुट करोगे। ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक टाइम आप डालोगे तब तक आपके आउटपुट जो आउटपुट आएगा उसको केस्ट करेगा, मतलब वो, तो वो आउटपुट कैसे होता है। ठीक है, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए आपको रखना है, तो वो आप टाइम डालोगे उतने अमाउंट तक आपके आउटपुट को कैश में रखेगा। हैंडल एरर, द एक्शन फिल्टर हैंडल एरर रेज व्हेन ए कंट्रोलर एक्शन एग्जीक्यूट।
ये क्या करेगा कि जैसे कोई एक्शन फिल्टर्स है मान लो हैंडल एरर का, तो वो क्या करेगा कि कोई आपके कंट्रोलर एक्शन एग्जीक्यूशन में कोई एरर आई है, ठीक है, तो वो उसको हैंडल करने के लिए ये भी लगा सकते हो आप, ठीक है। ऑथराइज दिस एक्शन फिल्टर इनेबल यू टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ए पर्टिकुलर यूजर और रोल। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई ओनली, जैसे ये है मान लो इंडेक्स वाला यूजर, जो ऑथराइज यूजर होगा वो ही इस एक्शन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, तो वो ऑथराइज एक्शन फिल्टर हो गया। स्पेसिफाई द रिटर्न वैल्यू ऑफ कैस्ट फॉर 30 सेकेंड। जैसे आपने ये मैंने अभी बताया आउटपुट केसेस जो अभी बताया था मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर ड्यूरेशन डाल दिया हमने 30 सेकेंड, तो ये 30 सेकेंड के लिए आपके आउटपुट को कैश करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हाउ डू यू इम्प्लीमेंट फॉर्म ऑथेंटिकेशन इन एमवीसी। एमवीसी में आप फॉर्म ऑथेंटिकेशन कैसे लगाओगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन इज गिविंग एक्सेस टू द यूजर फॉर ए स्पेसिफिक सर्विस बाय वेरीफाइंग हिज हर आइडेंटिटी यूजिंग हिज हर क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड और ईमेल एंड पासवर्ड। ये क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन है को एक्सेस देता है यूज़र को, ठीक है, कि भाई आप कोई स्पेसिफिक सर्विस को मतलब एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई यूज़र है उसके थ्रू, यूज़र है उसको यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू या फिर ईमेल और पासवर्ड के थ्रू वो एक्सेस कर सकता है। अगर किसी के पास ये ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इट assure that the correct user is authenticated or logged in for a specific service and the right service has been provided to the specific user based on their role, that is nothing but authorization। ये क्या करेगा, जैसे कोई स्पेसिफिक यूजर है, ठीक है, वो लॉगिन करके आ रहा है तो मतलब वो अश्योर करेगा कि भाई आपका यूजर है वो ऑथेंटिक है और आप इसकी जो आगे की प्रोसेस है वो आप कर सकते हो, ठीक है। और वो रोल के बेस पे, जैसे एडमिन है, एडमिन को आप कहाँ रिडायरेक्ट करना चाहते हो वो चीज़ें हो गई, और सब एडमिन है उसको कहाँ आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो वो हो गई, तो वो रोल के बेस में भी आप ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करवा सकते हो, ठीक है। ASP.NET फॉर्म ऑथेंटिकेशन occurs after IIS authentication is complete। जो ASP.NET का जो फॉर्म ऑथेंटिकेशन है वो अक्कर होगा जब IIS का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यू कैन कॉन्फ़िगर फॉर्म ऑथेंटिकेशन बाय यूजिंग फॉर्म एलिमेंट विद इन वेब कॉन्फ़िग फाइल ऑफ योर एप्लीकेशन। आपको फॉर्म ऑथेंटिकेशन अगर लगाना है तो आप क्या करोगे, आपकी वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल है उसके अंदर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल हमारी है, जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल है, ठीक है। इसमें आपको लगाना है तो क्या करोगे, ऑथेंटिकेशन मोड कौन सा रखना आपको, फॉर्म। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था कि भाई फॉर्म ऑथेंटिकेशन मोड कैसे लगाते हैं, तो ऑथेंटिकेशन इक्वल्स टू मोड फॉर्म लगा दिया, फॉर्म्स के अंदर लॉगिन यूआरएल डाल दिया हमने। अगर कोई ऑथेंटिकेशन यूज़र नहीं है तो लॉगिन के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, जिसका यहाँ पे पाथ डालना आपको, प्रोटेक्शन ऑल कर दे, टाइम आउट कितनी सेकंड के लिए, मिनट के लिए, जितना रखना चाहते हो यहाँ रख सकते हो, ठीक है। नेम क्या रखना है, डॉट लॉग ऑथेंटिकेशन, पाथ क्या रहेगा, रिक्वायर SSL रिक्वायर्ड है कि नहीं, जो भी जिसमें जो चीज़ डालोगे आप डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा फॉर्म ऑथेंटिकेशन। वाट इज बंडलिंग एंड मिनिफिकेशन इन MVC। दोस्तों हमारे लास्ट वीडियोज़ में भी एक इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बनाया हुआ है कि बंडलिंग एंड मिनिफिकेशन MVC में क्या होता है, ठीक है। तो ये भी इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि भाई क्या है इसका बंडलिंग और मिनिफिकेशन MVC में। बंडलिंग एंड मिनिफिकेशन आर टू न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव रिक्वेस्ट लोड टाइम। ये क्या करेगी कि भाई हमारी जो रिक्वेस्ट लोड टाइम है, मतलब जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट CSS फाइल अगर आप सेपरेटली कॉल करवाते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा लेआउट पेज है, ठीक है, इसके ऊपर आप अगर, जैसे मैंने अभी क्या किया बंडल मतलब इसको मिनीफाइड कर रखा है और क्या बोलते हैं बंडलिंग यूज लिया हुआ है, तो बंडलिंग यूज लिया हुआ यहाँ, तो यहाँ क्या होगा कि जैसे आप अगर आपकी CSS और JS फाइलों को डायरेक्टली कॉल करवा देते हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, जितनी जितनी आपकी फाइलें होंगी, जैसे मान लो ये आपके पास 3 4 5 जो भी स्क्रिप्ट होंगी, तो ये क्या होगी, जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो सारी रिक्वेस्ट आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाएंगी, जितनी भी आप इंक्लूड करोगे फाइलें सबकी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, चाहे CSS हो चाहे जावास्क्रिप्ट हो। तो उसको रोकने के लिए हमने बंडलिंग को यूज लिया है, ठीक है दोस्तों।
तो जो सर्वर का जो रिक्वेस्ट लोड टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने बंडलिंग का यूज लिया है। और मिनिफिकेशन क्या होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा जो क्या बोलते हैं स्पेस वगैरह हो गया या फिर फाइल की जो साइज को कंप्रेस करना है तो वो मिनिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बंडलिंग और मिनिफिकेशन। समझ गए दोस्तों। बंडलिंग क्या करता है कि जो हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने बंडलिंग यूज ली है। और मिनिफिकेशन क्या होता है कि जो हमारी जो CSS फाइल JS फाइल जो होती हैं उसको हम कंप्रेस कर देते हैं। मींस उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस वगैरह को लाइन वगैरह कमेंट्स वेंट जो भी है वो सब रिमूव कर देते हैं, तो वो हमारी मिनिफिकेशन होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बंडलिंग एंड मिनिफिकेशंस। व्हाट इज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इन MVC यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या होती है। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच नथिंग बट ओनली अप्रोच टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन वेयर डेटाबेस इज अवेलेबल फर्स्ट एंड देन कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, हमारा जो डेटाबेस हम उसको पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, वो ही डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच होती है। कोड फर्स्ट में क्या होता है कि हम पहले कोड को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ठीक है दोस्तों। एक्सप्लेन रेंडर बॉडी, रेंडर पेज एंड रेंडर सेक्शन विद एग्जाम्पल। ठीक है, रेंडर बॉडी इज यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग कंटेंट फ्रॉम चाइल्ड पेज इनटू द मास्टर पेज। ये क्या करेगा रेंडर बॉडी, जो हमारा मास्टर पेज है उसके ऊपर हम चाइल्ड पेज मीन्स जैसे हमारा ये लेआउट है, जैसे हमारा ये लेआउट है, ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, रेंडर बॉडी लिखा है हमने यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेगा जो भी हम जिस पेज पे हम ये लेआउट कॉल करवाएंगे तो वो पेज इस रेंडर बॉडी में रेंडर होगा, मतलब यहाँ आके उसमें अपेंड हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि इंजेक्ट करता है हमारे चाइल्ड पेज को अपने मास्टर पेज में। ये हमारा मास्टर पेज है लेआउट डॉट मास्टर, और जो इंडेक्स पेज होगा यहाँ पर, जैसे ये हमारा, चाहे ये मान लो एडिट, तो ये क्या करेगा एडिट पेज, ये हमारा इस लेआउट के ऊपर यहाँ जाके इंजेक्ट हो जाएगा। तो ये रेंडर बॉडी क्या करता है, जो हमारा चाइल्ड पेज होता है उसको मास्टर पेज में इंजेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है रेंडर सेक्शन। रेंडर सेक्शन इज यूज फॉर इंजेक्टिंग कंटेंट इन द डिफाइंड सेक्शंस। इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई ए रीजन इन लेआउट। ये क्या करेगा कि ये हमारे जो कंटेंट है कोई, ठीक है, तो उसको इंजेक्ट करेगा। जैसे कोई हमारी स्क्रिप्ट फाइलें हैं, ठीक है, वो या फिर CSS फाइलें हों, तो वो क्या करेगा, जो हमारी स्क्रिप्ट, जैसे हमने ये रेंडर सेक्शन किया स्क्रिप्ट का, तो ये क्या करेगा जो भी इस पेज के ऊपर जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम, ये वाली स्क्रिप्ट, वो हमारी इस रेंडर सेक्शन के अंदर आके इंजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। फिर आता है रेंडर पेज। रेंडर पेज इज यूज टू कॉल वन पेज इनसाइड अनदर पेज। रेंडर पेज क्या करेगा कि हमारा एक पेज है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा दूसरा पेज इंजेक्ट कर देगा, मतलब उसको कॉल करेगा दूसरे पेज को। जैसे हमने क्या किया कि एक पार्सल हेडर बना लिया या पार्सल फूटर बना लिया, ठीक है, तो हम इसको रेंडर करवाएंगे। तो रेंडर करवाने के लिए क्या करेंगे हम कि भाई रेंडर पेज और उस पेज का नाम डाल देंगे। ये हम लिख देंगे अपने लेआउट पे लिखना हो या फिर किसी भी पेज के ऊपर लिखना हो, तो ये हमारे पेज को रेंडर कर देगा। ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि हमने आपको बताए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।